तो ये अब मेरा बेसिकली करंट वर्किंग डायरेक्टरी में डेस्कटॉप में ये जो है वो क्लोन हो चुका है। इसको अगर मैंने देखना हो तो ये पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, सी डी के बाद मैं लिखूँगा कि मेरा जो ये सारी फाइल्स और फोल्डर पड़े हुए हैं। अभी मेरी फोल्डर का नाम एफ से शुरू होता है, तो मैं यहाँ पे फाइल लिख दूँगा और टैब दबा दूँगा। तो वो अभी दो यहाँ पे पड़े हुए हैं, इसलिए मुझे वो कह रहा है कि कौन सा वाला चलाना है। तो अभी मैंने कौन सा डाउनलोड किया है, 7 वाला, SE वाला। ठीक है, इसको मैं करूँगा तो ये। अब करंटली मैं किस डायरेक्टरी में आ गया हूँ, ये जो मैंने अभी रेपो क्लोन की है उसमें। ठीक है, अब उस रेपो को मैं ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। अब इसमें मैं ये भी देख सकता हूँ कि अभी ये गिट रेपो है या नहीं, हमें कैसे पता चलता है कि इसमें डॉट गिट का फोल्डर होता है। ये देखें, है ना, ये नॉर्मली हिडन होता है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा था तो हमारी जो लोकल चेंजेस होती हैं वो उसकी हिस्ट्री पहले हमारे सिस्टम में मेंटेन हो रही होती है, और जब तक हम उसको पुश नहीं करते वो हमारे सिस्टम में मेंटेन होती है, तो वो इस फोल्डर के अंदर हो रही है। तो अगर ये फोल्डर नहीं होता तो फिर हम यहाँ पर इसको नॉर्मल फोल्डर को एक गिट फोल्डर में कन्वर्ट करते होते हैं। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि गिट इनिट की कमांड है वो यूज़ करते हैं, गिट इनिट। तो वो क्या करता है कि वो डॉट गिट का फोल्डर वहाँ पे बना देते हैं। अभी फॉर द टाइमिंग मेरा ऑलरेडी गिट रैप हुआ है, तो इसलिए मैंने वो नहीं किया। उसके बाद अभी जो मैंने इसमें ब्रांच देखनी होती है कि करंटली ब्रांचेस कितनी हैं इसमें, तो मैं लिखता हूँ गेट ब्रांच। तो इसमें क्या आ रहा है, अभी एक ब्रांच आ रही है मेन ओनली, और करंटली स्टार से मरा रही है। नजर आ रहा है ना, क्वेश्चन है तो पूछ लें आप। स्टार से मरा रही है कि करंटली मैं इस ब्रांच में मौजूद हूँ। अगर मैंने कोई और ब्रांच क्रिएट करनी है तो मैं क्या करूँगा, गेट ब्रांच और आगे ब्रांच का नाम, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रांच अंडरस्कोर 1 कर देता हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसकी ब्रांचेस कितनी हैं, एक ही है। ठीक है, तो मैं अब ब्रांच क्रिएट करूँगा। अब मैं गिट ब्रांच की कमांड जब चलाऊँगा तो मेरे पास दो ब्रांचेस आ गई हैं, लेकिन करंटली मैं कहाँ पे हूँ, मेन। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जब हमने स्विच करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, गिट चेकआउट। ठीक है, अब ये स्विच हो गया हूँ मैं। अब मैं दोबारा चेक करता हूँ इसको, तो अब मैं ब्रांच नंबर 1 पे आ गया। ठीक है, अभी मैं करंटली कहाँ पर हूँ, ब्रांच 1 पे हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं ब्रांच नंबर 1 में। इन फंक्शंस को मैंने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फाइल्स क्रिएट कर लूँगा। नॉर्मली ये होता है कि जो आपकी फाइल्स होती हैं वो फोल्डर के अंदर भी हम रख सकते होते हैं, तो मैं वो वाला तरीका करवा दूँ या नॉर्मल हम जो यूज़ कर रहे हैं वो वाला करवाऊँ। जो सोर्स फाइल होती है ना वो एक फोल्डर में होती हैं, और हेडर फाइल्स जो होती हैं वो एक फोल्डर में होती हैं। ये वाला तरीका करवाऊँ, ये जो आप कर रहे हैं वही वाला करवाऊँ, बताएं। जो कर रहे हैं वो तो आता है, आई थिंक न्यू वाला देख लेना चाहिए कि नहीं। मैं फोल्डर बना रहा हूँ इंक्लूड का, ये बन गया, और एक सोर्स का। अब मैंने क्या करना है कि जो ब्रांच नंबर 1 है उसकी फाइल्स जो है उसके फंक्शंस मैंने अब इम्प्लीमेंट करने हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं इंक्लूड के अंदर उसकी क्या बनाऊंगा, अम, उसका नाम मैं अब क्या रख दूँ, ब्रांच 1 ही रख दूँ, ब्रांच 1 डॉट एच। सही है, और सोर्स में क्या आ जाएगा,
न्यू फाइल ब्रांच अंडरस्कोर वन, ये नाम रखे आप क्या रखते हैं, फंक्शन डॉट एच और फंक्शन डॉट सी। मैंने ये रखा ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो सके, कॉन्फ्लिक्ट ना आए कि मैं अब किस ब्रांच में काम कर रहा हूँ, ब्रांच नंबर वन, ठीक है ना। तो अब ये फंक्शंस हैं मेरे पास। फॉर एग्जांपल मैं इसको हेडर में इंक्लूड कर लेता हूँ। इफ़ नॉट डिफाइन, ये हम यूज़ करते आ रहे हैं लेकिन हमें इसका पता नहीं है अभी कि ये बेसिकली है क्या। ये मैंने आपको बताना है अभी। इन सिंपल वर्ड्स आप कॉन्फ्लिक्ट के लिए यूज़ होता है, ये भी ये पता होना चाहिए आपको। अभी कुछ चीज़ें ना ऐसा होता है कि उसको यूज़ करते रहना चाहिए, यूज़ करने के बाद उसकी बैकएंड पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये यूज़ किया जा रहा है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट आ नहीं रहा। ये इनका पर्पज़ अभी क्यों है, और अगर ये ना लगाएं तो क्या हो जाएगा, ये अभी तक हमारे पास ऐसी कोई चीज़ फेस हमने नहीं की अभी तक। जब हम करेंगे ना तो मैं इसका फिर बताऊँगा क्या यूज़ है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये प्रोटोटाइप्स आ गई हैं, ठीक है। अब इन प्रोटोटाइप से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो पहला वाला फंक्शन है वो क्या करता है कि एक एरे लेता है, लेगा, ठीक है, और उसका साइज लेगा और क्या करेगा, इनपुट मार्क्स करेगा, यानी एरे की एक मार्क्स की एक एरे है, उसमें क्या करेगा, इस एरे को पॉपुलेट करेगा। तो वो क्या होगा, यहाँ पर अब हम इसको इंक्लूड करेंगे। अब ये ब्रांच वन की फाइल किस में पड़ी हुई है, किसके फोल्डर में पड़ी है, इंक्लूड के फोल्डर में, इंक्लूड के फोल्डर, और उसके बाद उसका नाम क्या है, ब्रांच एच। लेकिन ये इटसेल्फ जो सीपीपी फाइल है ये सोर्स में पड़ी हुई है। तो इसको ढूंढने में क्या टाइम लगेगा, तो हम एक होता है एब्सोल्यूट पाथ, एक होता है रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ जो होता है उसमें हमें कंप्लीट पाथ देना होता है एब्सोल्यूट में। रिलेटिव में ये होता है कि हम यहाँ इससे पहले डॉट डॉट लगा रहे थे, वो खुद ढूंढ लेगा, सही है। अभी बस ये पता होना चाहिए। रिलेटिव ये एक होता है, एक शॉर्ट पाथ होता है जिसमें वो खुद ढूंढ लेता है कि फाइल कहाँ पड़ी हुई है, किसी भी फोल्डर में हो सकती है, किसी भी फोल्डर में हो सकती है। तो हमने उसको वो दे दी है रिलेटिव पाथ। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फाइल्स को बस। वो मैंने पूछा था कि हम नॉर्मल जो हम तरीका कर रहे हैं आप लोगों ने कहा डिफरेंट से कर रहे हैं, ये वैसे इससे एक्सपीरियंस हो जाए तो अच्छा है, ठीक है। ये रिलेटिव है, जब इस तरह की सिचुएशन हो तो रिलेटिव यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अब मैंने इंक्लूड करनी है वो हेडर फाइल। वो हेडर फाइल पड़ी कहाँ पे है, वो पड़ी हुई है सोर्स, इससे एक फोल्डर बैक, और फिर उस फोल्डर में पड़ी है, इंक्लूड के फोल्डर में। यानी ये वाली फाइल जिसमें मैं लिख रहा हूँ अभी, ये फाइल पड़ी हुई है सोर्स के अंदर, और जो इंक्लूड वाली फाइल है वो हेडर फाइल है, वो इससे एक फोल्डर पीछे, जहाँ ये फाइल पड़ी हुई है उससे एक पीछे जाना है, और वहाँ पर इंक्लूड का फोल्डर है, और वो इसलिए मैंने ये रिलेटिव पाथ यूज़ की है, ठीक है। अभी आप इससे ये समझ लें ये रिलेटिव पाथ है, इस पर टाइम ना लगाएं इतना, ठीक है। ये रिलेटिव पाथ है। जब हमें फाइल्स के एग्जैक्ट पाथ का कंप्लीट पाथ नहीं देना होता तो हम रिलेटिव देते हैं, ठीक है। रिलेटिव में वो फिर खुद ढूंढ लेता है कि वो फाइल कहाँ पड़ी होती है। अभी ये समझ लें। एब्सोल्यूट जो है वो फिर मैं बताऊंगा बाद में, इसमें अभी रिलेटिव ध्यान में रखें। इसमें ये जो बैक स्लैश होती है ना, इसमें थोड़ा सा सेंटेंस मुझे याद नहीं है, मैं फिर आपको बाद में बता दूंगा रिलेटिव और एब्सोल्यूट का, ठीक है। क्लास के बाद क्लास रूम पे शेयर कर दूंगा, ठीक। अभी ये क्या हुआ है कि वो हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे पड़ा है, वो उसको इंक्लूड खुद कर लेगा। इसके बाद एब्सोल्यूट नॉर्मली हम तब देते होते हैं जब हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी में वो फाइल भी पड़ी होती है, लेकिन जो उसकी दूसरी फाइल्स होती हैं वो फोल्डर के अंदर पड़ी होती है, लेकिन ये एक बैक में पड़ी हुई है। एक फोल्डर बैक जाना है उसने, और उसके बाद एक और फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। वो कौन सा फोल्डर है, इंक्लूड का फोल्डर। इट्सल्फ ये फाइल सोर्स में पड़ी हुई है, सीपीपी फाइल है ना, ये सोर्स में पड़ी हुई है, ठीक है। हम इसको अगर इस तरह देखें, अब इस सोर्स के अंदर कौन सी फाइल पड़ी है, सीपीपी। इसके अंदर मैंने इंक्लूड करनी है हेडर फाइल, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बैक जा रहा हूँ, इंक्लूड, और इसमें एच पड़ी है।
इसलिए मैंने ये वाला पाथ दिया। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमने वो डिफ़ाइन करना था सिंपल, जो आप लोग आज तक करते हैं उसको डिफ़ाइन करना है। हमने डिफ़ाइन करने के लिए क्या करना है, एक एरे है उसको ट्रैवर्स करना है, फॉर लूप लगानी है। ऐसे ही करते हैं इनपुट करने हैं ना मार्क्स, कोई और तरीका तो नहीं है, बस ये हो गए। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या कर रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है, वो एक एरे लेगा और उसका साइज लेगा और हमें रिटर्न क्या करेगा, टोटल। टोटल सारों को सम करके उसका टोटल रिटर्न करेगा। तो इसके लिए भी हम फॉर लूप लगाएंगे। इसकी रिटर्न टाइप वाइड थी, लेकिन इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। तो हम एक टेम्पररी वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर का। ठीक है। उसको हमने इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प प्लस मार्क्स, यही हो गया। अब ये जब लूप चलेगी तो ये इसमें टोटल कैलकुलेट हो जाएगा ना, कि नहीं होगा। कंफ्यूजन है तो पूछो। सारी एरे को उसने ट्रैवर्स किया है, 0 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक, यानी 5 मार्क्स पड़े हैं। वो टेम्प में उसका सम स्टोर कर लेगा ना, टोटल स्टोर कर लेगा। तो वो टोटल स्टोर कर लेगा, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको लूप से बाहर हमने रिटर्न टोटल कर देना है। ये तो सिंपल है। एरे में जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं उनको सम करके हम रिटर्न कर रहे हैं। ये वेरिएबल का नाम है, आप जो मर्जी रखें, आप सम रख लें इसमें। जिस तरह की रिटर्न टाइप होती है उस टाइप का एक लोकल वेरिएबल अंदर बनता है, उसके स्कोप में वो मैंने बनाया है, उसको इक्वल टू 0 रखा है, उसमें रिजल्ट स्टोर किए हैं, मैं वो रिजल्ट रिटर्न कर। ठीक है। वो पैरामीटर में आ रहा है ना एरे, जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो उसको जो डाटा हम देते हैं वो इनिशियलाइज करके देते होते हैं। ऐसे ही है ना, मैं भी मेन बनाऊंगा इसको। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट क्या है, ये एवरेज निकालनी है और इसमें क्या करना है, शो पास और फेल करना है। ये दोनों मैं कर दूं, इम्प्लीमेंट कर दूं। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, एवरेज निकालनी है। तो एवरेज निकालने के लिए मैं एक फ्लोट टाइप का टेम्प वेरिएबल बना लूंगा, नाम आप जो मर्जी रख लें, इसका एवरेज रख लें बेशक। ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या करना है कि सबसे पहले उसका टोटल लेना है और डिवाइडेड बाय जो एवरेज का फार्मूला है मैथमेटिक्स में, क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल। तो अब मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ कि गेट टोटल को कॉल कर दूँ और वहाँ पर मार्क्स भेज दूँ और एन भेज दूँ। ठीक है, हेल्पर फंक्शन के तौर पे मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें मैं रख लूँगा मार्क्स में, अब वो इंटीजर ही आएगा ना मेरे पास, तो इंटीजर एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं रख लेता हूँ टोटल इज इक्वल टू, टोटल आ गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, टेम्प इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय क्या होगा, एन। तो रिटर्न क्या होगा, क्लियर है, सॉरी टेम्प, क्लियर है। अब इसके बाद शो पास फेल करना है, वो किस बेस पे करना है वो इधर क्लियर नहीं है, अभी बताया नहीं हुआ। अगर उसके मार्क्स जो है वो 40 से कम है तो वो फेल है, अदरवाइज पास है। ठीक है, हम ये इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो हम जब एरे है तो एरे को हमेशा ट्रैवर्स करना पड़ता है, तो लूप लगाई। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉरी, ये स्मॉल ब्रैकेट्स मार्क्स आई
ग्रेटर देन 40 तो क्या हो? अब वाइड है तो हम प्रिंट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो सी आउट पास एल्स सी आउट फेल जी। सेकंड फंक्शन के अंदर आपने टोटल डिक्लेयर तो किया नहीं, रिटर्न आपको करनी है लेकिन फिर दिया सेकंड में गेट टोटल वाले। सॉरी वो मैंने टोटल लिख दिया है, इसको टेम्प करना है, ठीक है ना। तो अभी क्लियर है फंक्शन सारे, इसमें कोई क्वेश्चन बेसिकली हम थोड़ा सा रिवाइज भी कर रहे हैं और वो मल्टी का प्रोसेस भी इस लेक्चर में ही समझना है, तो थोड़ा सा मैं तेज कर रहा हूं। तो अगर कोई सवाल है तो पूछ ले, इसकी वीडियो भी बन देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। वो हमारे एक टीचर ने, उन्होंने 3 घंटे का लेक्चर लिया, मैंने वो ऑनलाइन था तो वो वीडियो पहले करते होते रिकॉर्ड, तो वो रिकॉर्ड हो रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं बाद में देख लूँगा, मैं साथ में कुछ और कर रहा था। बाद में वो वीडियो जो है वो चल, इसमें वॉइस आती थी, वो वीडियो की वो स्ट्रीमिंग नहीं आती थी, तो ऐसा भी हो जाता है एक्सीडेंटली, वो विंडोज़ फायरवॉल या अदर इंटरप्ट्स की वजह से वो उसको अलाउ नहीं कर रहा होता, लेकिन होप फॉर द बेस्ट हो रहा होगा। अच्छा, क्लियर है ये। अब मैंने आपके एक बच्चे ने ब्रांच नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एक मिनी प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, उसको फिर हम मर्ज करेंगे इसी लेक्चर में, कोशिश करेंगे। अब मैं, उसने काम अपना कर लिया ब्रांच नंबर 1 में, जो भी स्टूडेंट है उसने अपना काम कर लिया, ठीक है। अब उसने मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए मैं CLI को यूज़ कर रहा हूँ, कमांड लाइन टर्मिनल को, ठीक है। अब इसमें हमें पता है कि मैं करंटली किस ब्रांच पर मौजूद हूँ, पता है ना। तो गिट स्टेटस का एक होता है, उससे पता चल जाता है कि आप करंटली किस ब्रांच में हैं। ऑन ब्रांच दिस। अब अभी तक मेरी फाइल्स जो है ना, वो स्टेटस से ये भी पता चल जाता है कि कौन कौन सी फाइल्स जो हैं वो ट्रैक हो रही हैं या स्टैग एरिया में है। अगर फॉर एग्जांपल जब आप आपको अपनी रेपो क्लोन करते हैं और उसमें कुछ फाइल अपनी खुद बनाते हैं, चेंजेस करते हैं, तो जब आप डेस्कटॉप पे जाते हैं वो शो नहीं हो रही होती, वो स्टैगिंग में होती है। स्टैगिंग का मतलब होता है कि वो रेडी टू कमिट है, लेकिन कमांड लाइन में वो चीज़ शो नहीं हो रही है अभी स्टेटस में, वो हमें स्टैग में करनी पड़ती है। वो कैसे करते हैं, गेट ऐड और यहाँ पे डॉट लगा देंगे। डॉट का मतलब ये है कि सारी फाइल्स रेडी टू कमिट हो जाए, और अगर हमने कुछ फाइल्स को रेडी टू कमिट करना है तो फिर यहाँ पर हमें नाम लिखने पड़ते हैं इसके आगे, ठीक है, डॉट के आगे। अब हमने जब ये किया और उसके बाद मैंने इसका गिट स्टेटस देखा, तो क्या है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, चेंजेस टू बी कमिटेड, जिसको कमिट करना है, अभी हमने कमिट करना है, अभी स्टैगिंग एरिया में आ गई है। मतलब मीन्स ये है कि जिस तरह गिटहब डेस्कटॉप में वो आ रही होती है ना, वो तो हमें गिटहब डेस्कटॉप हमारी ईज के लिए उन्होंने सब कुछ करके दिया हुआ है, बैकएंड पे यही काम हो रहा होता है। अब मैं बैकएंड वाला काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप इंजीनियर्स हैं ना, CE के, तो आप लोगों को तो सारा प्रोसेस खुद आना चाहिए। वो तो एक एप्लीकेशन किसी ने बना दी है, आप वो वाली ऐसी एप्लीकेशन खुद भी बना सकें, तो उसके लिए बैकएंड प्रोसेस का पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं कंप्लीट CLI को यूज़ कर रहा हूँ। अब ये कमिटेड है, रेडी टू कमिट है। अब मैं क्या करूँगा, इसका मेन मैंने अभी नहीं बनाया, बनाऊँ मेन। अच्छा, मेन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक मैंने इसमें मेन बना लिया, और इसमें मैंने इंक्लूड कर लिया मेरी जो हेडर फाइल है वो इंक्लूड में पड़ी है, मगर मैं हेडर ही करूँगा ना, हाँ बिल्कुल। ये एब्सोल्यूट जी एब्सोल्यूट पाथ दिया है। हाँ, ये एब्सोल्यूट दी है। वो क्यों दी है, क्योंकि ये जो मेन डॉट CPP है वो कहाँ पड़ी है, यहाँ पे। जो है मैंने इंक्लूड करनी है वो क्या है, इसी पाथ में, इसी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में एक फ़ोल्डर है जिसका नाम इंक्लूड है, उसके अंदर वो पड़ी हुई है। तो मैंने क्या लिखा है, एक फ़ोल्डर है इंक्लूड और उसके अंदर वो फाइल पड़ी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं एक यहाँ पे अरे बनाऊँ। अब मैंने कौन सा फंक्शन कॉल करूँगा, इसमें से एक करूँगा मैं, सारे नहीं करूँगा, टाइम कम है। इसमें से कौन सा करूँ, एवरेज वाला कर लूँ। तो इसकी प्रोटोटाइप से क्या समझ में आ रहा है,
इसकी प्रोटोटाइप से ये समझ में आ रहा है कि ये एक, अगर मैंने इसको कॉल करना है तो ये एक एरे लेता है और एक उसका साइज़ लेता है, ठीक है? तो वो एरे मुझे पहले बनानी पड़ेगी, डिक्लेयर भी करनी पड़ेगी, इनिशियलाइज़ भी करनी पड़ेगी, और फिर मैं वो डाटा एक डाटा कहलाता है ना, अदरवाइज़ तो वो डाटा नहीं है, ठीक है ना? गार्बेज वैल्यूज़ को तो हम डाटा नहीं कहते ना। तो फिर हम फंक्शन को वो डाटा, रियल डाटा देते हैं और उसकी बेस पे वो काम करता होता है। तो पहले वो डाटा हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। इंट मार्क्स की एरे बना रही है। अब यहाँ पे मार्क्स नाम कुछ भी हो सकता है, अब आपको ये चीज़ें पता हैं। अब मैंने यहाँ पे मार्क्स रख दिए हैं, फॉर द टाइम बीइंग मैं 5 रख रहा हूँ, ठीक है? मैंने वो एरे दे दी। वैसे अगर हम लोग जो पहला फंक्शन बनाया था गेट मार्क्स वाला, अगर वो यूज करते तो फिर हमें एरे नहीं डिक्लेयर करनी होती, एरे तो उसमें भी यूज़ हो रही है, सब में हो रही है तो यूज़। फिर वो यूजर ने इनपुट वाला वो डिक्लेयर करनी थी, इनिशियलाइज़ नहीं करनी थी। इनिशियलाइजिंग, बिल्कुल, सही कह रहे हैं। फिर वो वही वाली यूज होती है। हाँ, एरे बाय डिफ़ॉल्ट बाय रेफरेंस होती है। जब हम एक फ़ंक्शन को देंगे तो वो उसको इनिशियलाइज़ कर देगा, वापस आएगा तो वो हो चुकी होगी। एरे तो बाय डिफ़ॉल्ट बाय रेफरेंस होती है ना, बताया हुआ मैंने। तो रियल डाटा चेंज हो जाता है, जो हम भेजते हैं वो चेंज हो जाता है, ठीक है? वो बाय रेफरेंस है, बाय वैल्यू में नहीं होता। अब यहाँ पर हमने साइज़ दे दिया और इसका अपना टर्मिनल यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें जो मेक फ़ाइल है वो भी चेंज करनी है, वो इस पे सेट हुई हुई है। तो यहाँ पे क्या आएगा? सोर्स फाइल। सोर्स फाइल एक फ़ोल्डर में पड़ी है, उसका नाम क्या है? ठीक है, ये है। अब मैं इसको मेक रन करता हूँ अगर, क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने इसको सी आउट नहीं किया, क्योंकि ये एक रिजल्ट लेके आ रहा है। तो या तो रिजल्ट को हम एक फ्लोट इसकी रिटर्न टाइप थी, फ्लोट का एक वेरिएबल बनाए, आर रिजल्ट इज इक्वल टू, और फिर उस रिजल्ट को सी आउट कर लें, ठीक है? तो ये 5 आ रही है, एवरेज उसकी बनती 5 है, ठीक है? क्लियर है अभी? अब मैं इसको पुश कर रहा हूँ। ये मतलब एक ब्रांच में एक बच्चे ने अपना काम कर लिया, वो पुश कर रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं देखूंगा, मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैं देखूंगा कि मैं किस ब्रांच पे हूँ, ठीक है? ये है। अच्छा, अब इसमें एक और काम होता है कि कुछ फाइल्स हम गिट इग्नोर में रख देते हैं। मैंने बताया था डॉट गिट इग्नोर ऐसी फाइल होती है जिसमें हम वो फाइल्स रखते हैं जो हमारे अपने पर्पस के लिए होती हैं, हम वो पुश नहीं करना चाह रहे होते, ठीक है? तो वो हम मेन डॉट सी पी पी नहीं भेजेंगे ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे। ये कमांड है जो कि फाइल बनाने के लिए यूज़ होती है। ये फाइल को बना भी देते हैं, ये बन गई है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मेन डॉट सी पी पी और स्टैटिक डॉट आउट इस तरह की फाइल जो है ना वो पुश ना हो, ठीक है? तो उसके बाद क्या करूँगा मैं, इसको कंट्रोल ए प्लस एंटर कंट्रोल एक्स, यही था, ठीक है? अब ये फाइल डॉट गिट डॉट की बन गई है और इसमें क्या डाटा आ चुका है, ये आ चुका है, ठीक है? ये मैं टोटली कमांड्स के थ्रू काम कर रहा हूँ। लिनक्स में कमांड्स के थ्रू काम किया जाता है, GUI का कम यूज़ किया जाता है, ठीक है? अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास स्टेटस में क्या शो हो रहा है कि ये रेडी टू कमिट है, ठीक है? तो हम अब क्या करेंगे, गिट एंड दो फाइल्स और बनी थी, अब गिट स्टेटस, इसमें क्या आ गई हैं, वो दो और भी आ गई हैं, मेक फाइल और गिट इग्नोर, मेक फाइल और वो डॉट गिट इग्नोर। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि इसको कमिट को नाम दूंगा। उसके लिए ये वाली कमांड यूज़ होती है -m मैसेज के लिए, और अब मैं मैसेज क्या करता हूँ, मैं ब्रांच अंडरस्कोर 1 ही इसका नाम रख देता हूँ, चेंज का, ठीक है? अब ये कमिट हो चुका है, लोकली सेव भी हो चुका है, लेकिन अभी पुश नहीं हुआ, ठीक है ना? अगर हम इसके वेब इंटरफेस पे जाएं, वहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ा, अभी नहीं आया,
ये लोकली सेव हो चुका है सब कुछ, ठीक है। ब्रांच भी लोकली बनी हुई है, चेंजेस भी लोकली कमिट हो चुकी हैं, लेकिन अभी पुश नहीं हुई है। मैं पुश करता हूँ तो पुश ओरिजिन और ब्रांच का नाम, यानी मैंने ये पुश करने के लिए ये कमांड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब मैं ये यहाँ से क्लिक करूँगा इसको, अब ये इसने पुश कर दी है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये आ गई है ब्रांच, ठीक है। तो अब ब्रांच नंबर 1 में मेरा काम कंप्लीट हुआ पड़ा है। अब मैं ब्रांच नंबर 2 बना रहा हूँ। अब सर्वर पे वो जो कहाँ अमेरिका वगैरह जहाँ भी पड़ा हुआ है, ये सर्वर है जो वेब इंटरफेस से मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ये सर्वर है बेसिकली। और क्लाइंट ये है, तो उन दोनों पर सिंक्रोनाइजेशन है। अब अगर मैं चेक करना चाहता हूँ गेट स्टेटस क्या आ रहा है, यूर ब्रांच इज अप टू डेट। सर्वर और क्लाइंट में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि कमिट होने वाली है, दोनों सिंक्रोनाइज हैं। वहाँ पर जो चीज़ चेंजेस हैं और यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो सेम, इसलिए अप टू डेट है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, गेट ब्रांच करूँगा तो मेरी 2 ब्रांचेज, अब मैं एक ब्रांच और क्रिएट करूँगा। तो वो हम कैसे करते हैं, गेट ब्रांच की कमांड से ही करते हैं और ब्रांच का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ब्रांच नंबर 2, ठीक है। अब गेट ब्रांच से मैं देख सकता हूँ ये ब्रांचेज आ गई। ये मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ वैसे, लेकिन अगर आपने लेनी है तो ले लें, वो वर्स्ट केस में वीडियो ना चली तो। गेट चेकआउट से मैं क्या करूँगा, ब्रांच 2 में चला जाऊँगा और मैं अब चेक कर लेता हूँ कि मैं किस ब्रांच पे हूँ। तो मैं अभी करंटली स्टार हमें ये बताता है कि मैं करंटली ब्रांच नंबर 2 पे हूँ, ठीक है। अब ब्रांच नंबर 2 के मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, तो वो मैं ब्रांच नंबर 2 में इम्प्लीमेंट करूँगा। तो ये अरेज से रिलेटेड है, ऊपर वाले क्या थे, वो भी अरेज से रिलेटेड ही थे। तो इसमें से मैं 2 कर लेता हूँ, कोई भी बता दें, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी से गुजर रहा है। तो एक सर्च वाला कर लेता हूँ, कौन सा करूँ, गेट हाईएस्ट वाला कर लेता हूँ एक। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर आऊँगा और मैं देखूँगा यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा, ये बन चुकी थी ब्रांच नंबर। तो इंक्लूड में मैं जाऊँगा और वहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँगा ब्रांच -2.h की, और सिमिलरली सोर्स में बनाऊँगा उसकी सीपीपी फ़ाइल, ठीक है। अब ब्रांच नंबर 2 में मैं आऊँगा और यहाँ पर उसकी प्रोटोटाइप मैं फॉर सेविंग टाइम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर 2 है हमारा, ठीक है। अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ सीपीपी में, हैश इंक्लूड, और यहाँ पर मैं रिलेटिव पाथ चूज़ कर रहा हूँ ब्रांच नंबर 2, ठीक हो गया। और यहाँ पर प्रोटोटाइप आ गया और इसको मैं यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है कि प्रोटोटाइप से एक एरे आ रही है और उसका साइज़ आ रहा है, तो हमें उसमें से मैक्सिमम फाइंड करके भेजना है। गेट हाईएस्ट मीन्स कि मैक्सिमम उसमें से जो भी होगा वो फाइंड करना है। तो हम उसकी लॉजिक लिखें, एरे है उसको ट्रैवर्स करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होता है कि हम टेम्प वेरिएबल बनाते हैं। वो वेरिएबल का नाम टेम्प ज़रूरी नहीं है कि आप टेम्प रखें, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो हम इसका नाम क्या रख देते हैं, मैक्स रख देते हैं, ठीक है। और इस मैक्स में हम इनिशियली क्या वैल्यू रखते हैं, कोई भी वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, तो हम इसमें एरे की पहली वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम फॉर लूप लगाते हैं और उससे हम एरे को ट्रैवर्स करेंगे। इधर ये हम चेक लगाएंगे कि मैक्स जो है वो स्मॉलर देन है, तो
मैक्स की वैल्यू अपडेट हो जाए, अदरवाइज वही रहे और लूप से बाहर मैक्स को रिटर्न कर देंगे। इसमें कोई लॉजिकल मसला नहीं है। मैक्स में हमने पहला एलिमेंट रख लिया, फिर वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, पहले को पहले के साथ चेक कर रहा है, इसका कंडीशन नहीं चली। अगली बार वो सेकंड को चेक करेगा मैक्स के साथ, तो अगर सेकंड बड़ा होगा तो इस पर चेक चलेगा और मैक्स में क्या आ जाएगा, बड़ा इसी तरह होगा। ठीक है, मैक्स कैलकुलेटर रिटर्न कर। क्लियर। अब ब्रांच नंबर 2 में ये पड़ा हुआ है कोड, बस मैंने बाकी नहीं किया, अब टाइम बहुत जल्दी से गुजर रहा है। तो अब ये काम ब्रांच नंबर 2 में फॉर एग्जांपल उसने जो भी आपका ग्रुप मेंबर है उसने ये काम कंप्लीट कर लिया, अब उसने क्या करना है, अपनी ब्रांच में पुश करना है। सर, अगर जी। इस ब्रांच में हमने एक फंक्शन यूज करना है जो कि ब्रांच 1 में है, तो हम क्या ब्रांच 1 के हेडर फाइल को भी इंक्लूड करें? यहाँ पर जी, हाँ, जी। वो अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी एक ब्रांच का दूसरी ब्रांच से कोई ताल्लुक नहीं है, तो अगर हमने प्रोजेक्ट्स में करना है, मेन में करेंगे वो काम, main मर्ज में करने के include बाद। करेंगे। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो कि रीयूज होता रहता है और वो एक हेडर फाइल में पड़ा दूसरी ब्रांच में, तो दूसरे ब्रांच में वो आप टेम्परेली उससे ले लेंगे अपनी ब्रांच के लिए, अच्छा, और जब पुश करते वक्त उसको फिर निकाल के भेजेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने क्या हो गया, अब हमने क्या करना है, गेट स्टेटस चेक करना है। अब इसमें कुछ भी रेडी टू कमिट नहीं है। ठीक है। ब्रांच नंबर 2 पे हैं और इसमें क्या है कि अनट्रैक्ड फाइल कौन सी है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको गेट ऐड कॉमा कर दूंगा और गेट स्टेटस चेक करूँगा, उसमें ये फाइल अब रेडी टू कमिट आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको कमिट का नाम दूंगा, कमिट -m, और मैसेज इसका क्या है, मैं ब्रांच का नाम ही रख रहा हूँ और ये मैंने रेडी टू कमिट कर दिया। अब इसके बाद गेट पुश यहाँ ब्रांच का नाम आ जाएगा, ब्रांच नंबर 2। अब यहाँ पर हम आएंगे तो हमारे पास जो ब्रांच नंबर 2 है वो आ जानी चाहिए, ये आ गई। क्लियर है। अब इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास कितनी ब्रांचेज हैं अभी, 2 हमने कस्टम बनाई है, एक डिफ़ॉल्ट ब्रांच है जो कि मेन ब्रांच है, तो हमने एक और ब्रांच बनानी है। ठीक है। इससे पता चल गया कि क्या कह रहे हैं वो, सॉरी ये कमांड गलत है, इसमें यहाँ पे आना है वो नाम। तो अब ये 3 आ गई हैं। गेट चेकआउट की कमांड से हम उस ब्रांच पे चले जाएंगे। तो अब हम दोबारा देखेंगे तो हम करंटली ब्रांच नंबर 3 पे हैं। क्लियर हो गया? क्लियर है ना? क्वेश्चन कोई? अच्छा, अब इस ब्रांच में फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाले काम है, पॉइंटर से रिलेटेड। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ब्रांच 3.h की फाइल बना रहा हूँ और गार्ड्स मैं यहाँ से ले लेता हूँ। और मेरे पास फंक्शन क्या थे, ये थे। ठीक है। और सोर्स में यहाँ पर हमारे पास ये 2 फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट करने हैं। यहाँ पर हमारे पास वो हमने रिलेटिव पाथ यूज़ करना है, इंक्लूड ब्रांच नंबर 3 की हेडर फाइल आ गई और यहाँ पर अब इसकी लॉजिक क्या है, ये स्वैप कर रहा है। तो स्वैप करने की लॉजिक हमें पता है, हमने एक टेम्प वेरिएबल बनाना होता है फॉर एग्जांपल
और उसमें क्या रखना होता है, ए की वैल्यू रख दी। और इसी तरह फिर हमने क्या किया, ए के अंदर बी की वैल्यू रख दी और फिर बी के अंदर क्या रख दिया, ए की वैल्यू रख दी। ठीक है जो हमने टेम्परेरी स्टोर की हुई। इसी तरह अब ये इनके मार्क्स इंक्रीज करने हैं तो m इज इक्वल टू m प्लस कितने जितने करना चाह रहे हैं आप 50 कर दें इसके। ठीक है, ये भी इम्प्लीमेंटेशन एक स्टूडेंट ने अपनी ब्रांच में कर ली। ठीक है, इसमें पॉइंटर्स में कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। है सवाल को? तो फर्स्ट वाले फंक्शन की प्रोटोटाइप से हमें ये समझ में आता है कि ये फंक्शन दो एड्रेसेस लेगा, दो पॉइंटर टाइप के आर्गूमेंट्स हैं, तो हम इसको दो एड्रेसेस भेजेंगे, ये डी रेफरेंस करके वैल्यूज़ को स्वैप कर देगा। ठीक है ना, तो डी रेफरेंस करने से क्या मिलता है, हमें वैल्यू मिलती है, वैल्यू एक्सेस हो जाती है। सिमिलरली जो नीचे वाला फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वो एक पॉइंटर ले रहा है और डी रेफरेंस करके उसके मार्क्स जो है वो अपडेट कर रहा है। कुछ है सवाल तो आप लोगों ने पूछना है। सर टेम्प के साथ स्टार की बगैर रहेगा, हाँ तो वो वैल्यू आ रही है ना, मतलब तो इंटीजर है। सॉरी यहाँ पर स्टार नहीं आएगा। तो इन टेम्प इज इक्वल टू डी रेफरेंस है, यानी ए की जो भी वैल्यू है वो उसमें इंटीजर है, वो स्टोर हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि ये पॉइंटर इंटीजर टाइप का है तो उसकी वैल्यू भी इंटीजर है। ठीक है, तो टाइप का सेम होना जरूरी है, जैसे रेफरेंस में जरूरी है इस तरह पॉइंटर। अब ये भी एक बच्चे ने कर लिया अपना टास्क। ठीक है, और उसके बाद इसको रन करके दिखा दूं या नहीं, यस नो में बताएं, कर लेंगे या नहीं, कर दूं। इसमें अब हमने इसकी मेक फाइल जो है वो हमने क्या रख दी, src ब्रांच 3 है, और मेन में मैं इसको कौन से वाले को कॉल, इसको कॉल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर दो वेरिएबल बनाऊंगा, a इज इक्वल टू 5 और इंट b इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर a का एड्रेस भेज दिया और इसमें b का भेज दिया। ठीक है, तो उसके बाद मैं अगर a को प्रिंट करूँगा, b को प्रिंट करूँगा, तो क्या चेंज हो जाना चाहिए? क्या कह रहे हैं वो, यहाँ पर ब्रांच नंबर 3 आएगा। अब क्या एरर दे रहे हैं, सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर, तो ब्रांच नंबर h में यूजिंग नेम स्पेस का यूज़ नहीं किया हुआ। ठीक है, जब इसके बाद अब 10 और 5 हो चुकी है। ठीक है, क्या वैल्यू थी पहले, 5 और 10। ठीक है क्लियर है, क्लियर है नहीं? अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें पॉइंटर से रिलेटेड, अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो इसमें, अगर क्लियर है तो मैं आगे जा रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है कि हम करंटली ब्रांच नंबर 3 पे हैं, तो गिट एंड इसको स्टैकिंग एरिया में लेके जाएंगे, रेडी टू कमिट करेंगे, बाद में इसको कमिट कर देंगे, देख लेंगे कि आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं। गिट और कमिट -m, कमिट का नाम मैंने ब्रांच 3 रख दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने पुश कर देना है इसको। अब यहाँ पर मेरे पास 3 ब्रांचेज आ गई।
ठीक है। अब मेरा जो लास्ट ब्रांच है, लास्ट जो आपका है स्टूडेंट, उसकी गेट ब्रांच से हमें पता चला कि अभी तक 3 ब्रांचेस है, तो हमने एक और ब्रांच क्रिएट करनी है। फॉर, तो हम देख लेते हैं वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमने स्विच करना है उस ब्रांच में। गेट चेकआउट से हम करते हैं। तो हम करंटली अब ब्रांच नंबर 4 पे आ गए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ब्रांच नंबर 4 की फाइल्स बना लेंगे। अब 4 में जो पार्ट है उसका, वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ये 2 ही रखता हूँ इसमें। तो स्ट्रक्चर की जो डिक्लेरेशन है या डेफिनेशन होती है, वो हम हेडर फाइल में रखते होते हैं, तो हम वो यहाँ पे रख देंगे। अब इसके बाद ठीक हो गया। यहाँ पर हम प्रोडक्ट वो लाइब्रेरीज जो इससे रिलेटेड है वो इंक्लूड कर देंगे। स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो वो उसकी भी कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो फंक्शंस हैं, ये फंक्शन बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारी एक कस्टम डेटा टाइप बन गई है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि उसका एक वेरिएबल लेता है, बाय रेफरेंस लेता है और उसको इनपुट कर देते हैं। हम ये करके देख लेते हैं। तो क्या करेगा, उसको इनिशियलाइज करेगा। ठीक है ना। तो नेम क्या क्या है, ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा जस्ट। ठीक है, अब इसको कॉल करके देखते हैं। तो जब भी हमने इस फंक्शन को कॉल करना है, तो हमें इसके प्रोटोटाइप से पता चलेगा कि ये किस डाटा पे काम करता है। तो वो डाटा हम पहले प्रिपेयर करेंगे और फिर इस फंक्शन को देंगे। तो अब ये एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल लेता है। ठीक है, हमारी कस्टम डाटा टाइप है, जिस तरह इंटीजर बिल्ट इन, वो हमने बिल्ट इन डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स बनाए थे। अब हम क्या बनाएंगे इसमें, अपनी कस्टम डाटा टाइप का वेरिएबल। तो हम ये बना लेंगे इसमें एस के नाम से, और उसको यहाँ पे पास कर देंगे। अब ये मैंने जस्ट डिक्लेयर किया है वेरिएबल, इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियलाइज इस फंक्शन ने करना। जब इस फंक्शन से हम वापस आएंगे तो वो इनिशियलाइज हो चुका होगा। वो क्यों हो चुका होगा, क्योंकि ये बाय रेफरेंस है। बाय रेफरेंस से क्या होता है, ओरिजिनल वेरिएबल अपडेट हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जब मैं इधर आके मेन में दूसरा वाला फंक्शन कॉल करूँगा, और क्या था वो, प्रिंट स्टूडेंट है,
ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि वो प्रिंट हो जाना चाहिए। अब इसकी मेक फाइल में मैं वो अपडेट कर देता हूँ src, ठीक है। अब इसको चलाते हैं। यहाँ पर मेन में यहाँ पर ये 4 होनी चाहिए। अब वो इनपुट ले रहा है आपसे नेम और उसके बाद उसका क्या था, रोल नंबर था 25 और मार्क्स भी डालने कोई भी, तो ये प्रिंट हो गया। क्लियर है। इस फंक्शन में हमने एक कस्टम डाटा टाइप, कस्टम मींस जो हमने खुद डाटा टाइप बनाई हुई है, उस डाटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया है, डिक्लेयर किया, ओनली उसको इनिशियलाइज नहीं किया हमने। वो वेरिएबल फंक्शन को पास कर दिया बाय रेफरेंस। उस फंक्शन ने इनपुट्स लिए, उसको इनिशियलाइज किए और वापस आया तो वो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो चुका था, वो वेरिएबल जो हमने बनाया था एस मेन वाला, क्योंकि इसका एड्रेस हमने भेजा है उसको, रेफरेंस है ना, बाय रेफरेंस का मतलब ये होता है कि ओरिजिनल जो हम भेजते हैं वो अपडेट हो जाता है। तो हमने वो अनडिक्लेयर्ड भेजा था, अनइनिशियलाइज भेजा था, तो उसने उसको इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने इस फंक्शन में भेजा और प्रिंट करके देखा वाकई वो इनिशियलाइज था। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। क्वेश्चन कोई इसमें है? हाँ, वो मेन अपनी बनाएगा अपनी ब्रांच में, लेकिन पुश नहीं करेगा उसको अकॉर्डिंग। उसके कई तरीके होते हैं कि आप पुश करें या ना करें, लेकिन इस जो आज मैं आपको एक्टिविटी करवा रहा हूँ इसमें मैं मेन पुश नहीं कर रहा। फिर मेन में मैं बताता हूँ ना, अभी ये प्रोसेस देख तो लो। अच्छा, अब इसमें क्लियर है ये? फिर मैंने क्या किया कि मैं इसमें स्टेटस में जाऊंगा। अब इसमें अनट्रैक्ड है सारी फाइल्स, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। गेट स्टेटस में वो आ गई है, रेडी टू कमिट है, ये लिखा हुआ है। जहाँ पे गिटहब डेस्कटॉप है उसमें वो शो हो रही होती है साइड में, वो ये चीज़ यहाँ पे ऐसे हो रही है, ठीक है। तो अब इसमें गेट कॉमिट -m, यहाँ पे ब्रांच का नाम मैंने इस चेंज का नाम ये रख दिए, और गेट पुश तो ब्रांच नंबर 4 में जो मेरी ये फाइल है वो पुश हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैं जाकर इंटरफेस पे देखता हूँ। ये मेरी 4 ब्रांचेस यहाँ पे आ जानी चाहिए। यहाँ पे ये 3 शो कर रहा है वो, ताकि वो पॉपुलेट ना हो पेज। तो ये 4 ब्रांचेस इधर आ गई, ठीक है। अब हमारा मेन देखते हैं। इसमें मेन में अभी क्या वो फोल्डर पड़े हैं इंक्लूड और सोर्स के? नहीं पड़े ना। अब हम मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे कि गेट ब्रांच, अभी मैं करंटली ब्रांच नंबर 4 पे हूँ तो मैं मेन में आऊँगा। गेट चेकआउट मैं ब्रांच नंबर मेन में आ चुका हूँ। अब मैं गेट मर्ज की कमांड यूज़ करूँगा और ब्रांच का नाम लिख दूंगा, किस ब्रांच को मेन के साथ मर्ज करना है। तो इसने मर्ज कर दिए, मर्ज हो गया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे सर्वर पे देखते हैं कि वो सर्वर पे हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे नहीं हुआ ना, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो लोकली कमिट हो रहा होता है, ठीक है। तो लोकली ये चीज़ हो चुकी हुई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, गेट पुश ओरिजिन मेन। तो अब इसमें ये देखें 2 फोल्डर आ रहे हैं मेन ब्रांच में 2 फोल्डर मर्ज हो चुके हैं।
इसी तरह मैं बाकी ब्रांचेस को भी मर्ज करूँगा। अभी करंटली मैं ब्रांच नंबर मेन में हूँ, तो गेट मर्ज ब्रांच 2 ये भी होगी, और गेट मर्ज ब्रांच _3 गेट। अभी मैं इसको ओपन करके दिखाऊँ तो इसमें एक ही फाइल होगी, ये देखें, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, गेट पुश आप बेशक वो गिटहब डेस्कटॉप को यूज़ कर लें, वेब इंटरफेस को यूज़ करके मर्ज करें, लेकिन ये तरीका मैंने ज़रा डिफरेंट करवाया आपको, ताकि एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि चीज़ें इस तरह भी होती हैं, ठीक है ना। अब आपका जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है वो मर्ज हो चुके हैं। अब हम इसमें जाएंगे इंक्लूड के फोल्डर में, तो क्या होगा, सारी फाइल्स यहाँ पे आ गई। तो बस ये काम आप लोगों ने प्रोजेक्ट में करना है। आई थिंक ये हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि सी डी थोड़ी एक मेक डायरेक्टरी बनाता हूँ, मेक डायरेक्टरी सैम्पल, और यहाँ पर सी डी सैम्पल कर देता हूँ, यानी उसमें चला गया हूँ मैं। और अब यहाँ पर मैं गिट क्लोन, इसको क्लोन करता हूँ, तो वो मैंने जो इस करंट वर्किंग डायरेक्टरी में एक फ़ोल्डर बनाया था सैम्पल के नाम से, और उसमें मेरा ये वाला जो है वो रेपो क्लोन हो रही है, ठीक है। जब ये क्लोन हो जाएगी, अब मैं आपको वो स्विच करके वो दिखाना चाह रहा हूँ कि वो आपकी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जब आप स्विच होते थे तो आपकी वो फाइल्स उस ब्रांच वाली शो होती थी। और इन अदर वर्ड्स हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो ब्रांच मेन में है, वो मेन को हम बेसिकली क्लोन कर रहे हैं, मेन को। तो हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके फिर बाद में दोबारा पुश कर सकते हैं, वो मेन जो रह गया था वो बना के, ठीक है ना। तो ग्रुप वर्क है, तो मेन आपने मिल के बनाना होता है, या आप जब भी बनाना तो गूगल मीट कर लेना, या जो भी है, जैसे भी करना मिल के कर लेना जैसे। अच्छा, कमांड लाइन इंटरफेस या कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको जिस तरह अभी फॉर एग्जांपल बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ते हैं, आप वेबसाइट पे जाते हैं, वो रीलोड हो रही होती है, घंटा वेट करते हैं बैठ के, अक्सर इंटरनेट ना हो तो ये एफिशिएंट है। आप कमांड्स को यूज़ करते हुए वो डाउनलोड इंस्टॉल दोनों करते हैं। आप पहले डाउनलोड करते हैं, फिर उसको वो .exe की फाइल पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट 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 करते रहते हैं, होता है ना ऐसे। वो विंडोज़ के सॉफ्टवेयर ऐसे इंस्टॉल होते हैं, और वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कि आपने इंस्टॉलेशन पहले डाउनलोड करना है, फिर उसको उसकी ह्यूमन इंटरवेंशन है उसमें, कि आपने दोबारा उसके बाद उसको इंस्टॉल करना है, उसकी कुछ सेटिंग वगैरह होती है, वो चेक चुक करके और बहुत सारा। इसमें क्या होता है, कमांड आपने एक लगा दी, वो डाउनलोड भी कर देगा, इंस्टॉल भी कर देगा। तो ये एफिशिएंट है, एफिशिएंट मीन्स उससे फास्ट है, ठीक है। तो एक इस कोर्स में हमने आपको जो WSL करवाया है, उसका फ़ायदा ये भी है कि आपको थोड़ी इस तरह कमांड लाइन की नो हाउ भी होनी चाहिए आफ्टर पासिंग दिस कोर्स, ठीक है। तो क्योंकि आपका PLO है, मॉडर्न टूल यूसेज, जब आप इंजीनियर्स बनते हैं तो हम आपको, हमारा कोशिश होती है कि हम अपने मॉडर्न टूल्स को यूज़ करवाना भी आप में इनपुट करवाएं, तो वो एक कोशिश है हमारी। हर कोर्स में होती है, हर टीचर की होती है, वो डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड। अच्छा, ये क्लोन हो चुकी है। तो अब इसमें अभी मैं करंटली किस ब्रांच में हूँ, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ मैं मेन में हूँ, ठीक है।
अभी इसकी एक मेन ब्रांच क्लोन हुई है, तो अगर मैंने वो बाकी ब्रांचेस जो है वो देखनी है इसमें, तो मैं क्या करूँगा, गिट फैच ओरिजिन। फैच ओरिजिन से क्या करेगा कि वो अब ये कमांड गिट फैच ओरिजिन से हमारे पास वो ब्रांच जो हम वहाँ से लाना चाह रहे हैं रिमोट रिमोट से, तो वो हम ला सकते हैं। यहाँ पर हम ब्रांच का नाम लिखेंगे और ओरिजिन, यहाँ पर ब्रांच इसकी कमांड मैंने शायद लिखी थी, मुझे याद होगी। हाँ, अभी अगर आपने देख लिया कि इसकी ब्रांचेस रिमोट पे कितनी हैं, तो हम ये इस तरह से देख सकते हैं कि रिमोट में, यानी रिमोट मीन्स सर्वर साइड पे आपकी ब्रांचेस इस रेपो की कितनी है, तो ये यहाँ से शो हो रही है। और अगर आपने स्पेसिफिक ब्रांच को क्लोन करना है तो उसके लिए ये वाला सिंटेक्स है, गिट चेकआउट चेकआउट माइनस बी ब्रांच। ये बेसिकली क्या करेगा कि क्लोन भी करके ले आएगा, और अभी मैं देखता हूँ इसको, तो हमारी ब्रांचेस जो हैं वो 2 शो हो रही हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा, इसको मैं मिनिमाइज कर दूं, अगर मैं यहाँ पर देखूं गिट चेकआउट मेन, तो मैं मेन ब्रांच में आ जाऊंगा, तो इधर फाइल्स आ गई हैं, देखें आई है ना अभी, कि नज़र नहीं आया? नहीं आया नज़र। अगर मैं ब्रांच नंबर 1 पे चला जाऊं तो मेरी फाइल्स यहाँ से ख़त्म हो जाएगी कहाँ गई है फाइल? चली गई है। तो मेरी जो ब्रांच नंबर 1 है उसमें एक ही फाइल थी, हमें वैसे नहीं पता। अगर मैं मेन ब्रांच में स्विच करता हूँ तो मेरी वो सारी फाइल्स आ जाती हैं, मेरी आ गई हैं। तो अब मैं, ये हमारे पास जो मेन ब्रांच है, इसमें मैं मेन यहाँ पे इसको पहले यहाँ पे कंप्लीट मेन बना के टेस्ट करके दोबारा पुश कर दूंगा, तो वो मेरा कंप्लीट एक वर्केबल प्रोजेक्ट जो होगा वो बन जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट में करना है। अब मैंने ये करवा भी दी है। इसमें कोई क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन है तो कर लें, आपके पास 5 मिनट है, उसके बाद क्विज है, जल्दी करें। मिकदार बात सुनो, इसमें आपको याद है इसका सिंटेक्स? ये जो हम जो रिलेटिव पाथ देते हैं इसमें, अच्छा वो एब्सोल्यूट देने के लिए याद आ गया है, आई थिंक वो नहीं काम कर रहा है ये। वो बच्चे ने पूछा था, तो हम ऐसे करते होते हैं ना कि जो फाइल जहाँ पड़ी होती है अब ये रिलेटिव पाथ तो ये है ना, तो एब्सोल्यूट पाथ हम देंगे अच्छा वो मार्केट दिखाई जैसे अगर वो होता है ना एब्सोल्यूट पाथ तो ऐसे होता है ना, फॉर एग्जांपल ए कॉलन स्लैश फोल्डर कंप्लीट पाथ। हाँ फोल्डर स्लैश फाइल मेन डॉट सीपीपी, ठीक है। ये एब्सोल्यूट ऐसा एब्सोल्यूट पाथ होता है। जो रिलेटिव पाथ होता है वो तो वही है कि जिस फोल्डर में जहाँ वो हम हायरार्की पे है डॉट डॉट लगा देते हाँ, हैं ताकि वो खुद ढूंढ ले। एक हमारा ये हमारा मेन फोल्डर है, ठीक है। ये हमारा एक सब फोल्डर है, ठीक है। ये हमारा उसके अंदर एक सब फोल्डर है। यहाँ तो पे अगर हमने हमारी यहाँ पे देना है इस फाइल को, इस फाइल का हमें यहाँ पे देना है। यहाँ पे हमारी सीपीपी है ना, अगर तो हम यहाँ पे देंगे लेट्स कॉल इट f1, तो यहाँ पे होगा f1 स्लैश जो इसके अंदर डॉट सीपीपी फाइल है। अगर हम यहाँ पे हैं और हमने इसका देना है तो फिर सर डॉट डॉट उससे हम पीछे आ जाते हैं स्लैश डॉट सीपीपी, इस तरह करके हैं। सही है। सर डॉट डॉट वो जब हम कर रहे होते हैं पाथ में सीडी डॉट डॉट लगा के हम पिछले फोल्डर में आ जाते हैं ना, बैक जाते समझ गया, सही सही। अच्छा, इसमें अब हम करंटली ये जो हमारी सीपीपी फाइल है कि किस फोल्डर में पड़ी हुई है? सोर्स वाले फोल्डर में। तो हम सोर्स वाले फोल्डर से बैक आने के लिए दो डॉट का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो ब्रांच 1.h फाइल है, इसको हमने अप्रोच करना है ना, तो ये पड़ी हुई है इंक्लूड में। तो हम ये जो हम सबसे पहले आए हैं, इसको अगर हम यूँ देखें तो हम सबसे पहले ये फाइल जहाँ पड़ी है उससे पीछे आए हैं। ये डॉट से क्या मराद है, हम पीछे आ गए हैं। पीछे आने से मराद ये है कि एक फोल्डर पीछे आ गए, ठीक है। तो जब एक फोल्डर पीछे आए हैं तो हम बेसिकली ये HCPP फाइल सोर्स में पड़ी थी ना, तो यहाँ से एक फोल्डर पीछे आना मतलब यहाँ पे आ जाना है।
ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने पाथ देना किसका, इसका देना है, इस फाइल का। तो हम क्या करेंगे, वो इंक्लूड का फोल्डर का नाम लिख देंगे और साथ में ये दे, तो इस तरह, ठीक है। ये पाथ जो है ना वो बेसिकली एब्सोल्यूट ही है। जो रिलेटिव होता है ना उसमें हम डॉट डॉट डाल देते हैं और ये वो relative path है sir. हाँ रिलेटिव, Relative to this current file. हाँ ये उसके हिसाब से relative file है. Absolute path तो होगा जिसका folder वगैरह सारा है. जो रिलेटिव पाथ होता है ना उसमें वो खुद ब खुद फाइल को ढूंढ लेते हैं। हमने जो इन सेंस हम इसमें पीछे भी आ रहे हैं और कंप्लीट पाथ भी दे रहे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट है। लेकिन अभी इस बात पे कंफ्यूजन है कि ये रिलेटिव है या नहीं है। वो विल टॉक दिस लेटर, तो इसके लिए नहीं है। तो अभी आपको एटलीस्ट इस सेशन में जो टेक अवे है वो ये है कि आपको ब्रांचेस में काम करना आना चाहिए, और आपको जो हम वर्किंग का कंप्लीट प्रोसेस करना है भाई, मेन ब्रांच से ब्लॉक ये होता है। और आई थिंक ये वीडियो बनती है, शेयर कर दूंगा अगर चल गई थी, ठीक है।